सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कुलम्ब्स लॉ के ऊपर, लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने पिछले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लें। नेक्स्ट लेक्चर है अपना कुलम्ब्स लॉ। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, कि आपकी जेई नीट या बोर्ड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके रुके नहीं। ठीक है ना? बाय थ्योरेटिकल भी आपको बताया जाएगा कि आप बोर्ड में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जेई नीट के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो अपना है क्या, कुलम्ब्स। क्लियर है? तो कुलम्ब्स लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम। क्लियर? उसने क्या बताया कि आपने देखा होगा कि अभी तक जो हमने 2 लेक्चर्स में बात की कि उसमें देखा कि जो हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो या तो लाइक थे तो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, और यदि वो अनलाइक चार्जेस थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है तो किसी ना किसी फोर्स को तो अप्लाई कर रही होगी, तभी तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। राइट? तो हमें कुलम्ब्स लॉ ने वो फोर्स ही निकालना हमें यहाँ पे सिखाया है। क्लियर है? तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 चार्ज पार्टिकल्स, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और एक सेकंड कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। आप मैंने यहाँ पे जैसे कि लाइक चार्ज ले लिए, आप अनलाइक चार्ज भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है बेटा? आर है। क्लियर है? अब ये दोनों अगर यदि लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये मान लीजिए मैं इसको नाम ले लेता हूँ Q1, और ये क्या है आपके पास? Q2 है। तो Q1 किस पे फोर्स लगाएगा? Q2 पे। तो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इन दिस डायरेक्शन। फोर्स लगाएगा F। और Q2 किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पे। तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इन दिस F। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैग्नीट्यूडली की बात करूंगा तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर है? ओके, तो जो फोर्स मेरे को मिला F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था किसके? Q1 के मैग्नीट्यूड के इनटू Q2 के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम दे देते हैं कि जो फोर्स था वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 के क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और मैंने ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये हो रहा है कि यदि आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इट इज क्लियर? नेक्स्ट क्या देखने को मिला कि जो फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था किसके? स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब आर स्क्वेयर के। ये क्या था मेरे पास? इक्वेशन नंबर, ये आ गई सेकंड। मतलब कि यदि 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन को हम इंक्रीज करते हैं तो उनका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ और कंबाइन करने के बाद लिखता हूँ तो जो फोर्स है वो क्या बनाएगा बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो किसके दिखाई देगा? Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है कि नहीं? तो आपको एक बात भी पता है कि जब जब फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन रिव्यू होता है, हटता है, तब तब एक कांस्टेंट का उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और वो कांस्टेंट क्या आएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उस साइंटिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कौन है? कुलम्ब्स लॉ। तो उसने जो अपने साइंटिस्ट ने जो कांस्टेंट दिया वो क्या दिया था? के दिया। तो यहाँ पे जो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू क्या आ गया? के आ गया। और ये Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। किसका आ गया? ये कुलम्ब्स लॉ का। यहाँ पे जो के है, के की वैल्यू जो है वो क्या है?
के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इस न्यूमेरिकल्स में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट जो वैल्यू होगी कैलकुलेट करने के बाद, वो आती है 9 इंटू 10⁻⁴ कितनी बेटा? 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब स्क्वेयर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये यूनिट आपने कैसे लिखी, मैं ये भी सिखाऊंगा, थोड़ी शांति बना करके रखें तो ये भी मैं सिखाऊंगा। और ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट की गई है किसके लिए बेटा? फ्री स्पेस के लिए। ये ध्यान रखें, इस फ्री स्पेस है या वैक्यूम की बात की गई है, इसकी बात की गई है वैक्यूम की, ठीक है ना, या फिर एयर की बात की गई है, ठीक है ना, इसकी बात की गई है। क्लियर है कि नहीं? अब बात आपको एक नया इसमें वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट बोल सकते हैं, कि जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या है? सर ये जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या है? ये है परमिटिविटी। क्या है ये? परमिटिविटी। इसके ऊपर भी हम बाई डिटेल बात करेंगे। तो ये क्या है आपके पास? परमिटिविटी। ये किसकी परमिटिविटी है? परमिटिविटी ऑफ किसकी है ये? फ्री स्पेस की। अब सर आप कहेंगे कि कई बच्चों के माइंड में डाउट आ जाएगा, सर ये परमिटिविटी क्या होती है? इस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल से करेंगे। कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि हर एक मीडियम की अपनी खुद की एक परमिटिविटी होती है। क्लियर है? एयर की भी अपनी खुद की परमिटिविटी, अदर मीडियम अल्कोहल वाटर हो गया, हर एक मीडियम की अपनी खुद की एक परमिटिविटी होती है। क्लियर? तो फ्री स्पेस के अंदर इस जो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो भी मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखनी है, वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो आ जाएगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। क्लियर? तो आप इसकी वैल्यू को भी क्या रखेंगे बेटा? याद रखेंगे। ठीक है? क्लियर? तो यदि मैं इस फॉर्मूले में के की वैल्यू भी पुट कर दूं तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एफ होगा वो क्या होगा? एफ इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2। यदि मैंने ऐसे सिंपली मोड नहीं लगाया तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या आ गया आपके पास? फॉर्मूला आ गया जो आपको क्या रखना है? याद रखना है, भूलना नहीं। और याद क्या रखना है आपको? ये वैल्यू भी याद रखनी है। एक दो बार आप सोल्व करेंगे और आपको इस कांस्टेंट वैल्यू को भी क्या रखना है? याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। जब क्यों? बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और ये जो एप्सिलॉन नोट है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, जब भी आपको ये एप्सिलॉन नोट लगा मिल जाए, ये नोट लगा मिल जाए, तो ऑटोमेटिक आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमने जो बात कर रहे हैं वो एयर की या वैक्यूम की बात की जा रही है। यदि वो किसी अदर मीडियम की बात करेगा तो फिर आपको नोट लगा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि मेरे पास इफ मैं यदि Q1 एंड Q2 की यदि वैल्यू 1 कूलम ले लो, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 1 कूलम ले ली, और रेडियस भी क्या ले ली मैंने? 1 मीटर ले ली। क्लियर? तो आपके पास जो फोर्स दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा सर एफ इक्वल टू क्या था? के की वैल्यू क्या थी अपने पास? 9 इंटू 10⁻⁹ और क्या आ जाएगा आपके पास? Q1 कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम डिवाइड बाई 1, तो मतलब कि जो मेरे पास फोर्स दिखाई देगा, जो कितना दिखाई देगा? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का दिखाई देगा। क्या इट इज क्लियर? यस या नो? दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। आप जब इस वैल्यू को देखेंगे ध्यान से तो ये जो फोर्स है ये बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स, जो रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं। तो अप्रोक्सीमेट जो आपको न्यूमेरिकल्स दिखाई देंगे उसके अंदर जो चार्ज दिखाई देगा वो आपको माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो ये था आपके पास कूलम्स लॉ, जिसके अंदर अभी मैंने जो यूनिट्स आपको लिखी थी, के की यूनिट लिखी और परमिटिविटी की यूनिट लिखी, वो किस तरीके से आई है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं।
क्लियर है। जो हमारे आप जब PYQ वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर इनके यूनिट्स को पूछा गया है। क्लियर है। तो हम देखते हैं, चलिए। तो आप क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। डायमेंशंस किसके, डायमेंशंस ऑफ के निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है अपने पास, F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, यही होता है। क्लियर। तो मेरे को यहाँ से किसका फॉर्मूला निकालो, के का बनाओ। तो के का जब आप बनाएंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, भाई के को इधर ही रख लीजिए, इसको इधर भेजिए आप, तो क्या बन जाएगा एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई Q1 Q2। क्लियर है कि नहीं। तो एफ फोर्स की अगर मैं इसके यूनिट बनाऊं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। रेडियस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो क्या बन जाएगी कूलम। तो दो चार्जेस है तो क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गई आपके पास, यूनिट आ गई। क्लियर है। यदि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊं, मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यदि मैं बनाता हूं तो क्या बनेगा आपके पास। तो डायमेंशनल फोर्स का आपको पता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने +1 में सीखा भी होगा कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन से आप बना सकते हैं। तो मास आ जाएगा तो m आ जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 होता है, और t-2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को। और रेडियस का जब बनाएंगे तो रेडियस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो एल और स्क्वायर हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका एल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। डिवाइड बाई चार्ज का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास 80 होता है। तो क्या आ जाएगा, इस चार्ज का फॉर्मूला 80, इसका 80, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, क्या बन जाएगा बता सकते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास, लिख देता हूँ एक बार मैं पूरा, 80 एक चार्ज का फॉर्मूला, दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरे का भी 80। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मास तो आपके पास सिर्फ एक ही है तो m1, एल देख लीजिए कितने हैं, L2 है, एक 3 है तो क्या बन गया L3। टी देखिए -2 है, ये नीचे भी 2 है तो ऊपर जा करके क्या बन गया, ये 2 बना ऊपर -2, आपके पास आ गया टी की पावर -4। और ए क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस, क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, के का आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से यदि हम देखें किसका, अब हम देख लेते हैं किसका, परमिटिविटी का। तो नेक्स्ट इज यूनिट देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ किसका, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का यूनिट एंड डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, तो हमें के की वैल्यू पता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ से यदि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन, मतलब के दिखाई देगा आपको भाई 1/4 पाई, नहीं इट मीन्स आपने +1 में सीखा होगा कि वन कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ना उसकी कोई यूनिट होती है। तो क्या दिखाई देगा 1/k। और के को जब आप के की जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट निकालिए, जब उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा सिर्फ। तो आपके पास एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट बनेगी, यूनिट 1 अपॉन के की यूनिट क्या आई थी आपके पास, ऐसा आप देख सकते हैं कि के की यूनिट क्या आई थी अपने पास, वो आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वो आई थी हमारे पास क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नोट की यूनिट बता सकते हैं क्या बन जाएगी, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1, और ये क्या बन जाएगा -2। तो मैंने यहाँ से उसकी परमिटिविटी की जो यूनिट थी वो मैंने यहाँ से लिखी थी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप देखेंगे परमिटिविटी का तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था आपके पास, m की पावर 1 थी, l की पावर 3 थी, तो ये जो प्लस की है ये माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या दिखाई देगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर -4 थी तो +4, और a की पावर -2 थी तो क्या हो गई बेटा 2 हो गई।
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर यदि कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है, उसका डेरिवेशन पार्ट देखा। क्लियर? और हमने के की यूनिट एंड डायमेंशंस देखे जो आपके पीवाईक्यू में जरूर मिलेगा। क्लियर है? चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज पे एक न्यूमेरिकल आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। क्लियर? तो चलिए मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है। पहले आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है जो कितने का है, 4 माइक्रोकूलम का है। एक सेकंड चार्ज है -10 माइक्रोकूलम का है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट करना है, क्या फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कैलकुलेट फोर्स एंड नेचर भी आप बता सकते हैं, नेचर ऑफ फोर्स भी आप बता सकते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। ठीक है, नेचर का मतलब अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर? तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, तो आप बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हैं खुद से। बस आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा कि F इक्वल टू क्या होता है अपने पास, के Q1 Q2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में होते हैं और R भी मैग्नीट्यूड में, R स्क्वायर हो गया। क्लियर? अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो आपको माइक्रो में या नैनो में मिलेगा, तो माइक्रो या नैनो की दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि माइक्रो के अंदर कितने कुलम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, F इक्वल टू के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बता सकते हैं? तो ये तो आ जाएगी आपके पास 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q1 कितना है, 4 माइक्रो, तो 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू वो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई, अब R सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बाई कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 0.01 दिखाई देगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, 10⁻²। कोई दिक्कत है क्या? जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसको कि पावर बेस सेम पावर ऐड करेंगे, तो आपको जो आंसर दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 36 न्यूटन दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास एक न्यूमेरिकल। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे लिए एक टॉपिक। थैंक यू सो मच।